नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो जो ज्वलंत मुद्दा है यूपीएससी की कोचिंग, बीते कुछ दिनों से जो देश में चर्चा का माहौल गर्म है। तो कोचिंग माफिया का जो एक पूरा तंत्र देश में सेटअप हुआ है, इसके साथ साथ जो यूपीएससी कोचिंग के पीछे जो एक बहुत बड़े समाज का एक विमर्श जो चल रहा है, जो हमें ये मोटिवेट करता है कि हम कोचिंग मंडियों में जाकर कोचिंग माफियाओं के हाथों हम या हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी गिरफ्त में 5 साल, 8 साल, 10 साल रहने के लिए मजबूर क्यों है। समाज का वो विषय, वो कारण क्या है, इस पर भी चिंतन करना, विचार करना बहुत आवश्यक है। और मित्रों, इसीलिए आज मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, यूपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा है 2023 में लगभग 13 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा और लगभग 14,624 लोगों का चयन मेंस परीक्षा के लिए हुआ, बुलाया गया उनको यूपीएससी के द्वारा। और अंततः 1255 रिक्तियां भरी गई, यानी 13 लाख लोगों में 1255 लोग ही नियुक्त किए गए। फाइनली अंततः 1255 लोगों को चयनित किया गया। अगर आप इसको परसेंटेज में ले जाएं तो इसका अर्थ यह हुआ कि 0.09%, यानी 1% से भी कम लोगों का चयन होता है। इतनी कठिन परीक्षा है यूपीएससी। प्रतिस्पर्धा की इस निर्मम और कठोर सच्चाई से अनजान जो विद्यार्थी होता है वो कोचिंग के कुचक्र में अपने परिवार की गाढ़ी कमाई लेकर आखिर क्यों कूद पड़ता है। साल दर साल इस कोचिंग के कुचक्र में फंसा हुआ युवा अपने जीवन के बड़ी महत्वपूर्ण वर्षों को यूं ही व्यर्थ कर खाली हाथ, निराश होकर गुमनामी की अंधेरी कोठरी में गुम हो जाता है। कुछ उंगलियों पर गिने चुने जाने वाले जो लोकप्रिय चेहरे होते हैं वो फिर से अगले साल के बैचेस के लिए, एक नई पीढ़ी को खींचने के लिए कोचिंगों की तरफ, वो सफल चेहरों को माला, अखबार, रील, इंस्टाग्राम रूपी चारे के लालच में कोचिंग मंडियों तक खींच कर लाया जाता है। और जहाँ से कोचिंग सब्जेक्ट की क्लासेस की फीस रूपी बोलियों के बीच वह अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई को वर्षों दांव पर लगाता रहता है। और यह सपने बेचने का क्रम वर्षों तक चलता रहता है। दोस्तों, सरकार को कोचिंग से टैक्स चाहिए। टैक्स अगर मिल रहा है, 55-58 हजार करोड़ रुपए का कारोबार है, तो सरकार के लिए तो अच्छा है। लेकिन साथ साथ कोचिंग माफिया को पैसा कमाना है, और उस कोचिंग माफिया के साथ साथ जो पैसिव बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है और जो उनके परिजीवी हैं, जैसे कि पीजी हो गई, हॉस्टल हो गई, टिफिन का कारोबार हो गया, अखबार, किताबें, इन सब से जुड़े हुए तमाम व्यवसायी उनके साथ पलते हैं। परंतु विचारणीय यह है कि एक युवा के भविष्य और एक गांव गरीब परिवार के कल्याण के बारे में कौन सोचेगा। उसका कल्याण किसका विषय है। मौत के बेसमेंट तक पहुंचने वाला होनहार, उसकी सुध कौन लेगा। उसकी सुध तो केवल वो अनाथ हो चुके उसके माँ बाप लेंगे, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया कभी न पाने के लिए। मित्रों, अगर हम समाज की तरफ जाएं और इस कारणों पर चर्चा करें कि एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग साल दर साल सिविल सेवा की तैयारी क्यों करता है, तो इसके जो रूट है उसमें अगर हम जाएंगे तो पाएंगे कि ये ना यूपीएससी की जो कोचिंग और तैयारियां हैं, ये पैसे और पावर का एक रूमानी स्वप्न है जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक जिसकी जड़ बनी हुई है। क्योंकि देखिए, देश भर के गांव-गांव में फैले हुए मासूम युवा, उनके जो परिवार के लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा जो प्रेरक कारण होता है वो बीते दशकों से लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्टाचार के बल पर कमाई गई अकूत संपत्ति होती है। और जो दूसरा कारण है वो है कि विगत कुछ वर्षों से, 5-7 सालों से अगर आप देखिए, तो कोचिंग माफिया के द्वारा चलाई जाने वाली जो पीआर एक्टिविटीज हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, रील्स पर दिखाए जाने वाले जो पावर और रुतबे का व्यापार है, यह समाज को बहुत प्रभावित करता है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों को यह नहीं पता होता कि एक आईएएस की जो वास्तविक तनख्वाह होती है वह एक औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी कम होती है। वास्तविक तनख्वाह, मैं बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि वह बच्चे अपने आसपास किसी लोक सेवक के अकूत संपत्ति अर्जित करने की कहानी सुन सुनकर बड़े हुए होते हैं। इस कारण उनके मन में भी उस ओर जाने की एक लालसा होती है। तमाम परिवारों को लगता है कि यदि उनका बच्चा आईएएस बन गया तो उनकी संपूर्ण वंश परंपरा का उद्धार हो जाएगा, पीढ़ियां तर जाएंगी, उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य मिल जाएगा अगर उनका बच्चा यूपीएससी में आ गया। कष्ट की बात यह है कि बढ़ते वैश्वीकरण के बावजूद हमारे भारतीय समाज की दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया है और यूपीएससी ही उन्हें सफलता का चरमोत्कर्ष समझ आता है। जो 2010 का अगर मैं आंकड़े की बात बताऊं तो 2,70,000 लोगों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। आज 2023 में 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। 24 में 13 लाख से ज्यादा की संख्या हो चुकी है। और रिक्तियां, वैकेंसीज क्या हैं? वही 1000 के लमसम में, कभी 900 कुछ या 1000, 1200, 1250 काइंड ऑफ रहती हैं। एक बच्चा जब अपने गांव से निकलता है तो वो कोचिंग या तैयारी के कारण ही उसके ग्रामीण समाज में मिलने वाली अलग पहचान से वो अपनी समाज की अपेक्षाओं के दबाव में आ जाता है। वह नहीं चाहते हुए भी साल दर साल उसी कोचिंग के अंतहीन क्रम का शिकार बना रह जाता है, जबकि उसके साथ के बीटेक या एमबीए करने वाले बच्चे कुछ सालों में अच्छा कमाने लगते हैं और तब वो बच्चा 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद अपने पिछड़ जाने की पीड़ा को कैसे मैनेज करता है अपने अंदर कि मैं एक दिन अधिकारी बन जाऊंगा तो असीमित पैसे और रुतबे से जो है उसी कल्पना रूपी स्वप्न में वह अपने आप को दूसरों से पिछड़े रह जाने की मलहम लगाकर 7-8 साल 10 साल बिताने का कुचक्र में पड़ा रहता है। दूसरा एक कारण इसका ये भी है कि देखिए हमारा जो ग्रामीण समाज है, बहुत जो यूपीएससी के अगर आप देखें तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा 70-80% जो है अर्धशहरी या ग्रामीण समाज के बच्चे होते हैं। समस्या क्या है उनके साथ कि उन बच्चों को और उनके परिवारों को करियर बनाने के जो व्यापक आयाम हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप तो लोगों के दिमाग में जो ग्रामीण समाज है उनमें नौकरी का क्या अर्थ है? या प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाएं या पुलिस में भर्ती हो जाएं। और इसके अलावा जो इससे थोड़ा और ऊपर की स्थिति सोचते हैं तो उनको फिर लगता है कि तैयारी करना चाहिए, और तैयारी शब्द जो है रूढ़ ही हो गया है यूपीएससी आईएएस की कोचिंग के लिए। तो समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, भूगर्भ विज्ञानी बनने की, रिमोट सेंसिंग की, पत्रकारिता की, विदेश व्यापार की, खेल प्राधिकरण की या और भी तमाम कानून की पढ़ाइयों आदि की, इन सब विषयों पर कोई जानकारी नहीं है और उनको अवेयरनेस देने वाला भी कोई नहीं है। तो समस्या क्या होती है कि यूपीएससी की तैयारी से एक जो परिवार है वो जो निवेश करने की सोचता है, या जो बच्चा आता है उसको लगता है कि यार हम यूपीएससी सबसे कठिन है, यूपीएससी पढ़ेंगे उसी से हमारा स्टेट पीसीएस भी हो जाएगा, लगे हाथ हम एसएससी रेलवे और भी देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। और यूपीएससी कोचिंग में विकल्पहीनता जो होती है कि करियर के में हमारे पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो एक सर्वश्रेष्ठ जो है विकल्प यूपीएससी की कोचिंग है तो उसी में चलते हैं। और अंततः हम सभी को पता है कि परिणाम क्या आना है, 1% से भी नीचे 0.09% का सक्सेस रेशियो है यूपीएससी की परीक्षा में। ग्रामीण समाज में बच्चों को यह भी नहीं पता है कि मनोविज्ञान पढ़ने से वो मनोवैज्ञानिक या काउंसलर बन सकते हैं। आज के समय बहुत हाईली डिमांडिंग है। भूगोल पढ़कर वो मात्र एक टीचर नहीं बनेंगे, बल्कि भूगर्भ विज्ञान में शोध की, रिसर्च की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। समस्या क्या है कि एलएलबी करने वाले व्यक्ति को उनको लगता है कि बस वो हमारे बगल वाली कचहरी के टीन सेट, जो टूटा टीन सेट होता है उसके नीचे बैठने का काम मिलेगा, जबकि उनको ये नहीं पता कि आज के समय में जो है एलपीओ के द्वारा, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के द्वारा हम वैश्विक स्तर पर सेवाओं में बहुत एक अच्छी खासी जो है भागीदारी दे रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे सैलरीज के लिए हमें वो मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। सरकार को चाहिए कि इंटरमीडिएट और स्नातक दोनों जो है क्लासेस में, स्तरों पर अपने सिलेबस में करियर काउंसलिंग या करियर को कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं और चीज़ें हैं इसके बारे में बच्चों को जागरूक करें, बताएं, जिससे कि उनके पास कई सारे विकल्प मौजूद हों। और ये बहुत आवश्यक है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।
एक तीसरा जो कारण है यूपीएससी में जाने का और ये सब करने का, वो है सरकारी नौकरी का हुआ। भारत का बहुत बड़ा समाज आज भी सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट, सुरक्षा, कई विषयों को लेकर वो चलता है। तो अधिकतर गांव में भी अगर आप देखें तो समाज की स्थिति ये है कि आज के समय में एक कांस्टेबल अगर है और उसी के हम उम्र एक बच्चा है जो गूगल में काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो उस कांस्टेबल को गांव में किसी के दरवाजे पर जाने पर पहले कुर्सी ऑफर कर दी जाएगी रादर की उस गूगल इंजीनियर के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में सरकारी नौकरी के प्रति एक एक अलग तरीके का जो है उनके अंदर एक विचार है, एक इस्टैब्लिश थॉट प्रोसेस है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि देखिए अगर आपकी शहर के जो युवा हैं उनकी एक बहुत बड़ी आबादी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचती है, और ग्रामीण भारत के भीतर आज भी सरकारी नौकरी को सुरक्षा का एक मानक माना जाता है। तो ये कारण क्या है? कम जानकारी। अगर आप आज के समय में कॉरपोरेट नौकरियों के बारे में देखें तो हमारे ग्रामीण समाज में कॉरपोरेट जॉब को लोगों के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि एक गल्ले पर लाला जी बैठे होंगे और अंगूठा लगवा कर जितने घंटे काम किया है उतने घंटे देंगे और जो है अपमानित करेंगे। ऐसा एक उनको कॉरपोरेट जीवन शैली के बारे में नहीं पता, जबकि कॉरपोरेट जीवन शैली से ही 1991 के बाद जब उदारीकरण आया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने ऑफिसेस खोले, तो उसके बाद 5 डे वर्क कल्चर अगर आप देखिए धीरे धीरे क्यों ये आ रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर की देन है कि सरकारी नौकरियों में भी 5 डे कल्चर अब आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अक्सर सरकारी नौकरी में लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बहुत देर डिले हो जाती है और सारी चीज़ें हैं। कॉरपोरेट्स में तनख्वाह अंतिम महीने के अंतिम दिन या अंतिम दिन से एक दिन पहले आपके पास आ जाती है, क्रेडिट हो जाती है, उसमें कोई डिले नहीं होता। कॉरपोरेट में मिलने वाली जो तनख्वाह होती है, जो अच्छी तनख्वाह होती है, उसने भारत के पे कमीशन पे भी एक दबाव बनाया जिससे कि सरकारी नौकरियों में टैलेंट आए और इसलिए अच्छी तनख्वाह हमें देनी चाहिए। तो इस तरह से कॉरपोरेट ने भी भारत के सरकारी तंत्र को, वर्कफोर्स को और ह्यूमन रिसोर्स को बहुत प्रभावित किया है। उसके अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो जो क्रैश की सुविधाएं हो, चाहे वो मातृत्व से रिलेटेड जो और बेनिफिट्स हैं उनकी बात हो, ये सब विषयों में जो है अच्छी सुविधाएं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, कॉर्पोरेट में अच्छी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तिलस्म जो है कोचिंग और ये सरकारी नौकरी आदि का, ये टूटेगा कैसे। तो देखिए जो ये बढ़ती इकॉनमी है, अगर हम पूरी दुनिया का अध्ययन करें तो जो बढ़ती इकॉनमी है ये वास्तव में इसका तिलस्म तोड़ने का सबसे सफल उपकरण है। और अगर आप पूरे विश्व की आर्थिकी को ध्यान दें तो देखिए जैसे जैसे विकासशील देश विकसित होने की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों से घटकर एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की जो उद्यमिता रिलेटेड विषय होते हैं वहां पर जाती है। क्योंकि जब आपकी आर्थिकी बढ़ती है, उद्योग अच्छा करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, फिर लोग उससे और निवेश और व्यापार आदि करने के बारे में सोचते हैं। और उनको तब ये पता चल जाता है कि सैलरी तो वास्तव में एक मात्र ट्रैप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप उस बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं बन सकते, इसलिए वो बिजनेस की तरफ मुड़ते हैं। तो अगर आप भारत की दृष्टि डालें भारत पर, तो भारत में अगर आप 1990 में देखिए तो भारत के जो शहर थे वहाँ पे सरकारी नौकरियों का बहुत बड़ा क्रेज था। लेकिन जो है 91 के उदारीकरण के बाद जब लोगों की थोड़ी जीवन शैली बनी, अच्छा देश में पैसा आया, लोगों की पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हुई, तो 2020 से अगर आप देखें तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ही सरकारी नौकरी का क्रेज रह गया। शहरों के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी संख्या में 2000 के बाद से बीटेक, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तरफ मुड़े। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ये सब विषयों पर शहरों के लोगों का फोकस नहीं है, इस पर केवल ग्रामीण क्षेत्रों का फोकस है। तो ये जो चीज है बताती है कि 2030 तक जब भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन डॉलर के इन बिटवीन होगी, बीच में होगी, तो ऐसे में तमाम ऐसे औद्योगिक घराने
मजबूत होंगे, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। जैसा आप देख रहे हैं स्टार्टअप कल्चर भारत में विकसित हो रहा है, तो जब इस तरह से बिजनेसेस के थ्रू लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो उनकी अपने आप ही एक स्वभावतः उनके अंदर भी ये आएगा कि अब हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें और उद्यमिता में कॉर्पोरेट की तरफ आए। तो इससे सरकारी नौकरियों के प्रति जो है एक रुझान अवश्य ही घटेगा। साथ ही अगर आप देखिए तो जैसे जो तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही है, सरकारें जागरूक हो रही हैं, भ्रष्टाचार और नंबर 2 की कमाई पर अंकुश लगेगा। सरकारें देखिए हर वर्ष जो है लोगों से, हर लोक सेवक से कह रही हैं कि आप अपना डिक्लेयर करिए संपत्ति और सारी चीज़ें। तो उस तरह से जो है आईएएस बनकर अकूत पैसा कमा लेने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। ये एक विषय है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी के प्रति आकर्षित होने का एक बड़ा कारण, जिसकी चर्चा औपचारिक मंचों पर नहीं होती है, लेकिन वह गांव-गांव में अनौपचारिक रूप से और सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि आईएएस बनने के बाद 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। तो इसीलिए अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन उसमें झोंक दो और उसके बाद असफल होकर आ जाओ। न माया ही मिली, न राम ही मिले, फिर आप डिप्रेशन के गर्त में चले जाओ। तो जीवन को व्यापक दृष्टि से सोचना है। और अब मैं थोड़ा सा इस विषय पर भी बात करूंगा कि क्यों और कैसे करें कोचिंग। क्योंकि देखिए कोचिंग जो है बुरी चीज़ नहीं है, कोचिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर कार्य को करने के पीछे एक रीजनेबली जस्टिफाइड फैक्ट होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय द रीजनेबली जस्टिफाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अभी क्या है कि जैसे हर अभिभावक है, अपने बच्चे को देखें कि वो 8th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये निर्णय लीजिए कि क्या आपका बच्चा 0.09% के सक्सेस रेशियो वाले कठिन प्रतिस्पर्धा में होड़ ले पाएगा। ये आपको सोचना है। अगर आपका बच्चा वास्तव में कुशाग्र बुद्धि का है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहा है, तो उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए जो है अलाउ करना चाहिए और उसको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। लेकिन उसको तुरंत ही दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की तंग गलियों में मत भेज दीजिए। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से मोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का बहुत मजबूत हुआ है। गांव-गांव में बिजली की उपलब्धता है, 5G नेटवर्क आ गया है। बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों के द्वारा स्कूली बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप वितरित किया गया है। इससे कंप्यूटर साक्षरता भी लोगों के अंदर बढ़ी है। तो कोविड महामारी जो आई, उसकी जो एक बहुत अच्छी बात रही, एक जो आपदा में अवसर की बात हुई, उसमें क्या हुआ कि ऑनलाइन कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मजबूत हो गया। ऐसे में जिन बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरी सलाह है कि उन्हें प्री परीक्षा की तैयारी घर पर रहते हुए करनी चाहिए। अगर आप प्री परीक्षा घर पर रहते हुए क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद ही मेंस परीक्षा के लिए आपको दिल्ली, इलाहाबाद, कोटा या किसी अन्य शहर में जाकर ऑफलाइन मेंस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के लिए देखिए, जो प्रतिभाशाली होता है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप दिखने लगता है। अचानक ही कोई ऐसे इल्हाम नहीं हो जाएगा आपके ऊपर कि रात में सोए रहेंगे और सुबह ही इतनी मेधा तीव्र हो जाएगी कि अब आप यूपीएससी की तैयारी निकाल लेंगे। उसके लिए एक क्रमिक जो है उसका जो प्रतिभा का विकास होता है, उसको आपको ईमानदारी से परखना है, अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं या माता पिता के रूप में अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं। तीसरी बात कि किसी भी विद्यार्थी को या उसके माता पिता को कठोरता से केवल 3 वर्ष ही तैयारी के लिए अलाउ करना चाहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर या आप स्वयं विद्यार्थी हैं और आपके अंदर जो है प्रतियोगी परीक्षा निकालने की क्षमता होगी, तो 3 वर्षों में ही आपको उसका रिस्पॉन्स दिख जाएगा। इसलिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली भेजकर लाखों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने मकान में ही एक कमरा बनाइए, शांत, किसी कॉर्नर में, मिनिमम डिस्टरबेंस हो। आपका बच्चा उसी कमरे में, आप उसको बढ़िया से करके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप, इंटरनेट, रहने सोने की व्यवस्था, अच्छी कुर्सी, एर्गोनॉमिक टेबल चेयर सब आप दे दीजिए बच्चे को, और वहाँ पर वो पढ़ाई शुरू करे अपनी। और वहाँ से आप देखिए कि बच्चे को जब बाहर आता है
तो उसका जो प्रदर्शन है और डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको घर का खाना नहीं मिलता, होम सिकनेस, कई विषय होते हैं। आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं अगर बच्चा घर पर पढ़ेगा, और ऑनलाइन कोचिंग में आज की इतनी कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चा वहाँ पढ़कर प्री नहीं निकाल पाएगा तो आप यकीन मानिए कि आपका बच्चा घर से बाहर जाकर भी फिर नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए इस तरह से आपको विचार करना है। और अंत में मैं एक बात यह भी कहूँगा कि माता पिता और युवाओं के लिए मेरा एक निवेदन है कि देखिए, हम सभी को यह समझना चाहिए कि सिविल सेवक बन जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। आपको सबसे पहले ये विषय जानना चाहिए। यदि ऐसा होता तो एक आप हमको बात बताइए कि क्या आए दिन तमाम अधिकारियों की आत्महत्या, डिप्रेशन, तलाक, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं हमें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। अगर यूपीएससी से सिविल सेवक बन जाना ही सभी चीज़ों का समाधान होता तो क्या ये खबरें आती? जिस गांव, परिवार, समाज या रिश्तेदार के दबाव में आप अपनी जवानी के 5-6 साल, 8 साल गंवा देने के लिए इतना जोखिम ले रहे हैं, दरअसल वह सभी लोग भी इस बात से डरते हैं कि कहीं आप सिविल सेवक ना बन जाइए। आपकी सफलता से आपके अपने लोग, अपने माता पिता के अलावा और कौन खुश होगा? तो कहीं आप उनके दबाव में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जीवन में अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को मापकर उसके अनुसार करियर निर्माण करना चाहिए। और क्या पता आपको नियति ने एक वैज्ञानिक, प्रोफेसर या वक्ता के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम एयरफोर्स के पायलट में उनका चयन हो जाता, वो बन गए होते, तो क्या पूरी दुनिया इतने बड़े मिसाइल मैन, इतने बड़े वैज्ञानिक को देख पाती? हम अब्दुल कलाम पर गर्व कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए यकीन मानिए कि कोचिंग मंडियों में व्यापार का जो एजेंडा छिपाकर रील्स के पीछे अपना सुकून और माता पिता की गाढ़ी कमाई आप लुटा रहे हैं, ये मत करिए। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि वर्क फॉर अ कॉज, नॉट फॉर एप्लॉज, लिव टू एक्सप्रेस, नॉट इम्प्रेस। सभी को नमस्कार। इसी के साथ जय जय श्री राम।